हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 33 देखेंगे, जिसमें कि जमानत और बंद पत्रों के बारे में उपबंध प्रोविज़न एज टू बेल एंड बॉन्ड के संबंध में जानेंगे, जिसमें हम सेक्शन 436 से लेकर सेक्शन 450 तक के प्रोविजंस को देखेंगे। हम सेक्शन 436 देखेंगे, किन मामलों में जमानत ली जाएगी। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के एक्यूज्ड पर्सन से कोई भी अदर पर्सन जो कि ऑफिसर इंचार्ज इन पुलिस थाने के द्वारा यदि विदाउट वारंट के यदि उसे अरेस्ट या फिर डिटेन किया जाता है या फिर कोर्ट के समक्ष अपेयर होता है या फिर लाया जाता है, और जब ऐसे में जो ऑफिसर्स की अगर कस्टडी में है तो उस बीच के समय में जो कोर्ट होगी, अगर उसकी प्रोसीडिंग से किसी भी स्टेज में अगर वो बेल देने के लिए अगर रेडी है, तब ऐसे में उस व्यक्ति को बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा। प्रोवाइजो में ये कहा गया है, यदि ऑफिसर या फिर कोर्ट ठीक समझता है तो वह उस पर्सन से बेल लेने के बजाय जो भी प्रोविजंस है इस कोर्ट के अंतर्गत अपेयर होने के, उसके अंतर्गत वो उसे श्योरिटीज और जो बॉन्ड होगा वो एग्जीक्यूट करके उसे डिस्चार्ज कर सकेगा। और यदि अगर ऐसा पर्सन यदि श्योरिटीज देने में या फिर बेल देने के लिए यदि वो अनकैपेबल है तो ऐसे में उसे डिस्चार्ज कर देगा। नेक्स्ट प्रोवाइजो में ये कहा जा रहा है कि इस सेक्शन में जो भी बताया गया है वो सेक्शन 116 के सबसेक्शन 3 और सेक्शन 446 ए के प्रोविजंस पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना समझी जाएगी। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत सबसेक्शन 1 में किसी भी बात के होते हुए भी जब कोई भी पर्सन अपेयर के टाइम और प्लेस के बारे में बेल बॉन्ड की कंडीशंस का रिगार्ड करने में अगर फेल रहता है, वहाँ कोर्ट जब उस केस के किसी भी सब्सिक्वेंट ओकेशन पर कोर्ट के समक्ष अगर अपेयर होता है या फिर कस्टडी से लाया जाता है, तब कोर्ट उसे बेल पर रिलीज से रिफ्यूज कर सकता है। और ऐसे किसी भी रिफ्यूज का ऐसे कि बेल बॉन्ड से या फिर बॉन्ड किसी भी पर्सन से सेक्शन 446 के अंतर्गत उससे पेनल्टी देने की अपेक्षा करने की कोर्ट के पावर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन 436 ए, अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है। इस सेक्शन के अंतर्गत जहां पर कोई भी पर्सन लॉ के अंतर्गत किसी ऐसे ऑफेंसेस के लिए जो कि ऑफेंसेस नहीं है, जिसके लिए उसे डेथ सेंटेंसेस या फिर कोई भी पनिशमेंट के रूप में स्पेसिफाइड किया गया है, तो इस कोर्ट के अंतर्गत जो भी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या फिर ट्रायल के जो पीरियड्स होंगे उसके दौरान अगर उसे इम्प्रिजनमेंट जो कि मैक्सिमम पीरियड्स जो है 1.5 पीरियड्स के लिए यदि उसे स्पेसिफाइड अगर किया गया है और उसने वो डिटेंशन वो भुगत चुका है, तो वहाँ पर उसे विथ श्योरिटी या फिर विदाउट श्योरिटी बॉन्ड एग्जीक्यूट पर जो कोर्ट होगी उससे रिलीज कर देगा। प्रोवाइजो में ये कहा जा रहा है, जो कोर्ट होगी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की हेयरिंग्स के बाद उन रीजनों से जो उससे रिटर्न किए जाएंगे, ऐसे पर्सन्स को 1.5 जो पीरियड्स होगा उसके लिए उसे डिटेंस अगर जारी रखने का ऑर्डर दे सकेगा, या फिर वो पर्सनल बॉन्ड के बजाय उसे विथ या विदाउट श्योरिटी पर बॉन्ड पर उसे छोड़ देगा। नेक्स्ट प्रोवाइजो में ये कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसे पर्सन्स को इंक्वायरी, ट्रायल या इन्वेस्टिगेशंस के पीरियड्स के दौरान में जो भी लॉ के अंतर्गत ऑफेंसेस के लिए प्रोवाइडेड इम्प्रिजनमेंट के मैक्सिमम पीरियड से अधिक के लिए किसी भी कंडीशन में डिटेन में नहीं रखा जाएगा। सेक्शन 437, अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जब कोई भी पर्सन द नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के कमीशंस पर यदि सस्पेक्टेड है या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस किया है, तो ऑफिसर्स इंचार्ज इन पुलिस स्टेशन के द्वारा विदाउट वारंट के वह अगर अरेस्ट या फिर डिटेन किया जाता है या फिर उसे हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट के अलावा किसी भी अदर कोर्ट में यदि अपेयर होता है या लाया जाता है, तब उसे बेल पर छोड़ा जा सकता है। परंतु के फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत यदि बिलीव करने के लिए ये प्रॉपर बेस्ड होता है कि वो जो पर्सन से वो डेथ के या फिर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट के ऑफेंसेस के लिए पनिशेबल है, तो इस प्रकार से उसे नहीं रिलीज किया जाएगा। क्लॉज के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि ऐसे ऑफेंसेस यदि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है और वो जो पर्सन है उसे डेथ से या फिर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट या फिर जो 7 इयर्स के या फिर उससे अधिक के इम्प्रिजनमेंट से यदि उससे पनिशमेंट अगर किसी ऑफेंसेस के लिए उसे कन्विक्टेड किया गया है, तो वो जो ऑफेंसेस है अगर वो 2 से अधिक टाइम में अगर ऐसे बार उसे कन्विक्टेड किया गया है तो भी इसे इस टाइप से नहीं रिलीज किया जाएगा। के फर्स्ट प्रोवाइजर के अंतर्गत कोर्ट ये डायरेक्ट दे सकेगा कि डिवीजन 1 और डिवीजन 2 में रेफर्ड पर्सन यदि बेल पर अगर छोड़ दिया जाए, यदि ऐसे पर्सन यदि 16 ईयर से कम एज का है, जो कि एक वोमेन है या फिर कोई भी सिक पर्सन है या फिर हैंडीकैप पर्सन है।
सेकेंड प्रोवाइजो के अंतर्गत यदि कोर्ट ये डायरेक्ट दे सकेगा कि क्लॉज बी में रेफर्ड पर्सन्स यदि बेल पर छोड़ दिया जाए, यदि वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि किसी भी स्पेशल रीजन से ऐसा करना जस्टिस के लिए ठीक है। थर्ड प्रोवाइजो में ये कहा जा रहा है कि एक्यूज्ड की नेसेसरी हो सकती है कब, इन्वेस्टिगेशन में जब विटनेसेस के द्वारा उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाना हो, और यदि कोर्ट के पास में पर्याप्त बेस्ड नहीं है उसके बेल को रिफ्यूज करने का, तब ऐसे में उस एक्यूज्ड को जमानत पर रिलीज कर देने के लिए अगर वो इनिशिएटेड है तो वह एक अंडरटेकिंग देगा जिसमें कि वह डायरेक्शंस जो कि कोर्ट के द्वारा दिए जाएंगे उसका वो कंप्लाई करेगा। इसके प्रोवाइजो में यह भी कहा गया है कि कोई भी पर्सन उसके द्वारा किया गया कोई भी एलिगेशन या ऑफेंसेस यदि डेथ या फिर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट जो कि 7 ईयर्स या उससे मोर देन इम्प्रिजनमेंट से यदि पनिशेबल है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को हियरिंग्स का अपॉर्चुनिटी देने के बाद में जो भी सबसेक्शन के अंतर्गत कोर्ट के द्वारा उसे बेल पर नहीं छोड़ा जाएगा। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत यदि ऑफिसर्स या कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के किसी भी स्टेज में ऐसा लगता है कि उसके पास पर्याप्त बेस्ड है कि एक्यूज्ड को नॉन बेलेबल ऑफेंसेस किया है और उसके गिल्ट होने के बारे में इंक्वायरी करने के लिए पर्याप्त बेस्ड है, तो एक्यूज्ड पर सेक्शन 446 से ए के प्रोविजंस के अंतर्गत रहते हुए इंक्वायरी पेंडिंग रहने तक उसे बेल पर और ऐसे ऑफिसर्स या कोर्ट का डिस्क्रिशन पर या उसके पश्चात जो भी प्रोविजंस है उसके अपेयर होने के लिए श्योरिटीज के साथ बॉन्ड एग्जीक्यूट करने पर उसे छोड़ दिया जाएगा। सेक्शन 3 के अंतर्गत जब कोई भी पर्सन ऐसे किसी इम्प्रिजनमेंट से जिसका की ड्यूरेशन 7 ईयर्स तक की या फिर मोर देन 7 ईयर्स है, तो ऐसे में उस पनिशमेंट का कोई भी ऑफेंसेस जो कि आईपीसी के सेक्शन या फिर चैप्टर 6, चैप्टर 16 या चैप्टर 17 के अंतर्गत कोई भी ऑफेंसेस करने या फिर ऑफेंसेस का अटेम्प्ट करने या कॉन्स्पिरेंसी या फिर किसी भी प्रकार का कमिट करने या फिर सस्पेक्ट है, तो प्रोविजन सबसेक्शन 1 के अंतर्गत उसे बेल पर छोड़ दिया जाता है। तो जो कोर्ट होगी वो इस कंडीशंस पर जो कि इम्पोज करेगा फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत, ऐसे पर्सन इस चैप्टर के अंतर्गत बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के कंडीशंस के अनुसार अपेयर होगा। ई क्लॉज के अंतर्गत वह व्यक्ति उस ऑफेंसेस का जैसा कि उसे करने का कमीशन या फिर सस्पेक्ट है कोई ऑफेंसेस नहीं करेगा। थर्ड क्लॉज के अंतर्गत ऐसे पर्सन्स उस केस के फैक्ट से नोन किसी भी पर्सन्स को कोर्ट या फिर पुलिस ऑफिसर्स के फ्रंट में ऐसे फैक्ट को प्रेजेंट करने के लिए मानने वाले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिसेस नहीं देगा और या फिर जो भी एविडेंस है उसे नहीं भिड़ाएगा। और जस्टिस के नेसेसरी के लिए अदर्स कंडीशन जैसा कि वो ठीक समझे इम्पोज कर सकता है। सबसेक्शन 4 के अंतर्गत सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अंतर्गत बेल पर किसी भी पर्सन को रिलीज करने वाले ऑफिसर्स या कोर्ट ऐसा करने के अपने रीजंस और स्पेशल रीजन को रिकॉर्ड करेगा। सबसेक्शन 5 के अंतर्गत यदि कोई कोर्ट जिसने कि किसी पर्सन को सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 के अंतर्गत बेल पर छोड़ा है या ऐसा करना वो नेसेसरी समझता है, तो ऐसे पर्सन्स को वो अरेस्ट करने का डायरेक्ट दे सकता है और उसे कस्टडीज के लिए कमिट कर सकता है। सबसेक्शन 6 के अंतर्गत जो भी टेरिबल किसी भी केस में किसी ऐसे पर्सन का ट्रायल जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का एक्यूज्ड है, उस केस में जो भी एविडेंस देने के लिए रूल उस डेट से जो कि 60 दिन के पीरियड्स के अंदर में पूरा नहीं हो जाता है, यदि वो पर्सन्स ने अपना कंप्लीट ड्यूरेशंस के दौरान अगर वो कस्टडी में रहता है, तब ऐसे जो भी रीजन है उसे रिकॉर्ड किए जाएंगे और मजिस्ट्रेट जब तक कि ये डायरेक्ट ना दे दे वो मजिस्ट्रेट के सेटिस्फैक्शंस पर बेल पर छोड़ दिया जाएगा। सबसेक्शन 7 के अंतर्गत नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के एक्यूज्ड पर्सन्स के ट्रायल के कंक्लूजन हो जाने के बाद और जजमेंट देने से पहले किसी भी टाइम पे कोर्ट का ये ओपिनियन है कि यह बिलीव करने के लिए उसके पास पर्याप्त बेस्ड है कि जो भी एक्यूज्ड किसी ऐसे ऑफेंसेस का गिल्ट नहीं है और एक्यूज्ड कस्टडी में है, तब वह एक्यूज्ड को जजमेंट सुनने के लिए अपेयर होने के लिए श्योरिटी बॉन्ड एग्जीक्यूट किए जाने पर उसे रिलीज देगा। सेक्शन 437A अभियुक्त को उच्चतर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा करने के लिए जमानत। इस सेक्शन के अंतर्गत ट्रायल के कंक्लूजन से पहले और अपील के डिस्पोज से पहले ऑफेंसेस का ट्रायल करने वाला जो ट्रायल कोर्ट या फिर अपीलेट कोर्ट एक्यूज से ये अपेक्षा कर सकता है कि जब ऐसे कोर्ट रिस्पेक्टिव कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट फाइल की गई किसी भी अपील या फिर पिटिशंस की जो फाइल की जो सूचना है वो जारी करे और जो भी रिस्पेक्टिव कोर्ट के समक्ष में उपसंजात करने के लिए जो भी श्योरिटीज विथ श्योरिटी जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करके या फिर उसे बॉन्ड जो होगा वो 6 मंथ तक के अवधि तक के लिए फोर्स में रहेगा। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत यदि एक्यूज्ड उपसंजात होने में फेल रहता है तो जो बॉन्ड होगा वो फोरफिटेड हो जाएगा और सेक्शन 446 के अंतर्गत जो भी प्रोसेस होगी वो लागू होगी।
नेक्स्ट सेक्शन 438 गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत स्वीकृति करने के लिए निर्देश। सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जब किसी पर्सन को यह बिलीव करने का रीज़न हो जाता है कि उसके किसी भी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के किए जाने पर कमीशंस में अगर कस्टडी या फिर अरेस्ट किए जाते हैं तो वह इस सेक्शन के अंतर्गत डायरेक्शन के लिए हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट को एप्लीकेशन कर सकता है और ऐसे कस्टडी या अरेस्ट की कंडीशन में उसको बेल पर छोड़ दिए जाए और हाई कोर्ट जो होगा वो कुछ ऐसे बातों के साथ में जो कि कुछ कंडीशंस है उसे ध्यान में रखते हुए फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत एक्यूजेशन की जो नेचर्स और ग्रेविटी होगी। बी क्लॉज के अंतर्गत एप्लीकेशन के एंटीसीडेंट जिसमें भी फैक्ट है कि क्या उसने किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के किसी भी कोर्ट के द्वारा कन्वेंशंस वो पहले से इम्प्रिजनमेंट भुगती है। थर्ड क्लॉज के अंतर्गत जस्टिस से फील की एप्लीकेशंस की अगर पॉसिबिलिटी है और फोर्थ क्लॉज के अंतर्गत जहां पर एप्लीकेंट द्वारा उसे इस प्रकार से अरेस्ट कराकर जिससे कि उसे इंजरी या फिर किसी भी प्रकार का ह्यूमिलिटेशंस करने के अगर ऑब्जेक्ट से यदि अभियोग लगाया गया है या तो इमीडिएटली एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगा या फिर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने के लिए वो इंटरिम ऑर्डर देगा। इसके प्रोवाइडो के अंतर्गत जहां हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ने इस सबसेक्शन के अधीन यदि कोई भी इंटरिम ऑर्डर पास नहीं किया है या फिर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने के लिए एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है वहां पर किसी भी ऑफिसर इंचार्जेस पुलिस थाने का इस बात के लिए ओपन रहेगा कि ऐसे एप्लीकेशंस में एसोसिएशन एप्रीहेंडेड के बेसिस पर एप्लीकेंट को विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सके। इस सबसेक्शन 1 के फर्स्ट ए क्लॉज के अंतर्गत जहां पर कोर्ट सबसेक्शन 1 के अंतर्गत इंटरिम ऑर्डर ग्रांट करता है वहां पर इमीडिएटली एक इन्फॉर्मेशन जो कि 7 डेज से अधिक नोटिस की ना होगी के साथ में ऐसे ऑर्डर की एक कॉपी कोर्ट के द्वारा एप्लीकेशन की फाइनल हियरिंग के समय पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उसकी रिजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के व्यू से पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स या फिर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को देगा। फर्स्ट बी क्लॉज के अंतर्गत एंटीसिपेटरी बेल चाहने वाले एप्लीकेंट के प्रेजेंट यदि पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा इसके लिए दिए गए एप्लीकेशन पर कोर्ट यह ओपिनियन करता है कि जस्टिस के लिए प्रेजेंट नेसेसरी है तो कोर्ट द्वारा एप्लीकेशन की फाइनल हियरिंग और फाइनल ऑर्डर पास करते टाइम ऑब्लिगेटरी होगी। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जब हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट सबसेक्शन 1 के अधीन डायरेक्शन देता है तब वह उस स्पेशल केस के फैक्ट को ध्यान में रखते हुए जो उन डायरेक्शंस में ऐसी कंडीशन जो कि ठीक समझे इंक्लूड कर सकता है जिसके अंतर्गत इंक्लूडिंग होगा फर्स्ट यह कंडीशन कि वह पर्सन्स पुलिस ऑफिसर के द्वारा पूछे जाने वाले इंट्रोडक्शन देने के लिए जब रिक्वायर्ड हो तो वह अवेलेबल होगा। सेकेंड के अंतर्गत यह कंडीशन कि वह पर्सन उस केस के फैक्ट से अवगत किसी भी पर्सन को कोर्ट या फिर किसी भी पुलिस ऑफिसर्स के समक्ष में ऐसे फैक्ट को डिस्क्लोज ना करने के लिए मानने वाले जो भी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कोई भी इंड्यूसमेंट थ्रेट या फिर प्रॉमिस नहीं देगा। इसके थर्ड के अंतर्गत यह कंडीशन कि वह पर्सन कोर्ट के बिफोर विदाउट परमिशन वो आउट ऑफ कंट्री नहीं होगा। इसके फोर्थ के अंतर्गत ऐसी कंडीशन जो कि सेक्शन 437 के सबसेक्शन 3 के अंतर्गत ऐसे इम्पोज की जा सकती है मानो कि उस सेक्शन के अंतर्गत जो बेल है वो ग्रांट की गई हो। इसके सबसेक्शन 3 के अंतर्गत ऐसे किसी पर्सन को एक्यूजेशन पर ऑफिसर्स इंचार्ज इन पुलिस थाने के द्वारा अगर विदाउट वारंट के यदि अरेस्ट किया जाता है तब वह तो अरेस्ट के समय जब वह ऐसे किसी ऑफिसर्स की कस्टडी में है तब किसी भी समय वो बेल देने के लिए अगर रेडी है तो उसे बेल पर रिलीज दिया जाएगा। यदि ऐसे ऑफेंसेस यदि कॉग्निजेबल करने के लिए अगर मजिस्ट्रेट यह ओपिनियन करता है कि उस पर्सन के अगेंस्ट में उसे फर्स्ट टाइम में ही अगर वारंट जारी किया जाना चाहिए था तो सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो कोर्ट होगा वो डायरेक्शन के रूप में बेलेबल वारंट जारी करेगा। सबसेक्शन 4 के अंतर्गत इस सेक्शन के अंतर्गत कुछ भी बात जो कि आईपीसी के सेक्शन 376 के सबसेक्शन 3 और सेक्शन 376 ए बी सेक्शन 376 डी ए और सेक्शन 376 डी बी के अंतर्गत यदि ऑफेंसेस करने के लिए जो भी कमिटेड किसी भी पर्सन्स को वो अरेस्ट करने के लिए अग्रग्रसित करने वाली कोई भी केस में लागू नहीं होगी। नेक्स्ट सेक्शन 439 जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या फिर सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियाँ। इस सेक्शन के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट यह डायरेक्ट दे सकता है कि फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत किसी ऐसे पर्सन को जिस पर कि इस ऑफेंसेस का अभियोग है या फिर जो कि कस्टडी में है या फिर बेल पर वो रिलीज कर दिया जाए या फिर जो भी ऑफेंसेस जो सेक्शन 437 के सबसेक्शन 3 के अंतर्गत इस प्रकार के नेचर का है कि वह ऐसे किसी भी कंडीशन में जिसमें कि वह सबसेक्शन में वर्णित जो भी प्रोविजंस के लिए नेसेसरी समझे वो इम्पोज कर सकता है।
के बी क्लॉज के अंतर्गत किसी पर्सन को बेल पर रिलीज के समय मजिस्ट्रेट द्वारा इम्पोज्ड कोई भी कंडीशंस या फिर असाइड या फिर रिलीज कर दी जाए। प्रोवाइजो में ये कहा गया जो हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट किसी ऐसे पर्सन को जो ऐसे ऑफेंसेस का एक्यूज्ड है जो कि सेशन कोर्ट के द्वारा टेरिबल है और ऐसे किसी भी प्रकार का टेरिबल नहीं है जो कि लाइफ और इम्प्रिजनमेंट से यदि पनिशेबल है, या फिर बेल लेने के पहले जो भी बेल के एप्लीकेशंस की जो नोटिस होगी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उस कंडीशंस के सिवाय देगा जब उसके ऐसे जो रीजंस होंगे उसे रिटर्न किए जाएंगे, और यह ओपिनियन है कि जो ऐसे नोटिस देना यदि प्रैक्टिकेबल नहीं है। सेकेंड प्रोवाइजो में कहा गया है जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट होगा किसी भी पर्सन को जो कि आईपीसी के इन सेक्शन 376 के सबसेक्शन 3, सेक्शन 376 के ए बी, सेक्शन 376 के डी ए और सेक्शन 376 के डी बी के अंतर्गत अगर टेरिबल ऑफेंसेस का एक्यूज्ड है तो जो बेल प्रदान करने से पहले ऐसे एप्लीकेशंस की जो नोटिस होगी वो प्राप्त जो भी डेट होगी उसके 15 डेज के पीरियड्स के अंदर में वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बेल के लिए एप्लीकेशन की जो भी इंफॉर्मेशन होगा प्रदान करेगा। इसी सेक्शन के फर्स्ट ए क्लॉज के अंतर्गत जो भी आईपीसी के सेक्शन 376 के सबसेक्शन 3 के अंतर्गत सेक्शन 376 ए, सेक्शन 376 डी ए, सेक्शन 376 डी बी, इन सेक्शनों के अंतर्गत किसी भी पर्सन्स को जो बेल के लिए जो एप्लीकेशन की हेयरिंग के समय या उसके द्वारा अथोराइज्ड किसी भी पर्सन्स की जो प्रेजेंट होगी उसके लिए ऑब्लिगेटरी होगी। इसके बी के अंतर्गत मतलब सेकेंड के अंतर्गत जो हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट किसी ऐसे पर्सन को जो कि इस चैप्टर के अंतर्गत बेल पर वो रिलीज्ड हो चुका है तो उसके अरेस्ट करने का जो डायरेक्शन है दे सकता है और उसके कस्टडी के लिए उसे हैंडओवर कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 440 बंधपत्र की रकम और उसे घटाना। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत इस चैप्टर के अंतर्गत एग्जीक्यूट एवरी बॉन्ड की अमाउंट केस की सर्क्यूमस्टांसेस को ध्यान में रखकर फिक्स्ड की जाएगी और उससे एक्सेस नहीं होगी। इसके सबसेक्शन 2 के अंतर्गत हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट यह डायरेक्ट दे सकता है कि पुलिस ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा जो भी बेल की अमाउंट है उसे रिड्यूस की जाए। नेक्स्ट है सेक्शन 441 अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंधपत्र। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत किसी पर्सन्स के बेल पर रिलीज किए जाने पर या फिर बॉन्ड पर रिलीज किए जाने से पहले उस पर्सन्स के द्वारा यदि वह बेल पर अगर रिलीज किया जा रहा है तब एक या अधिक जो भी श्योरिटीज जितनी भी अमाउंट जो पुलिस ऑफिसर्स या फिर कोर्ट ठीक समझता है वो इस कंडीशन पर बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगा कि वो जो पर्सन है वो बॉन्ड पर जो भी डेट या फिर स्थान है उस पर उपस्थित होगा जब तक कि पुलिस ऑफिसर्स या फिर कोर्ट के द्वारा कोई भी अदर डायरेक्शन नहीं आ जाता है। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत यदि किसी पर्सन को बेल पर रिलीज किए जाने के लिए अगर कोई कंडीशन अप्लाई की गई है तो जब उसे बॉन्ड पर भी अगर रिलीज किया करेंगे तब भी वही कंडीशन अप्लाई होगी। सेक्शन 3 के अंतर्गत यदि केस में यह रिक्वायर है कि बॉन्ड के द्वारा या फिर बेल के द्वारा छोड़े गए पर्सन्स के लिए अपेक्षा किए जाने पर उसे आंसर देने के लिए यदि हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट या फिर किसी भी अदर कोर्ट में अगर अपेयर होने के लिए उसे बाइंड किया जाएगा। सबसेक्शन 4 के अंतर्गत यह डिटरमाइनिंग करने के पर्पस के लिए कि क्या जो भी श्योरिटीज़ है वो सफिशेंसी या फिर फिटनेसेस है या नहीं है, कोर्ट एफिडेविट को जो भी श्योरिटीज़ के जो सफिशेंसी और फिटनेसेस होने के बारे में उसमें अंतर विशिष्ट बातों के जो भी एविडेंस के रूप में उससे स्वीकार एक्सेप्ट कर सकता है। यदि कोर्ट यह नेसेसरी समझे तो ऐसे किसी भी सफिशेंसी या फिर फिटनेसेस के होने के बारे में वो तो स्वयं इंक्वायरी कर सकता है या फिर कोई भी सबऑर्डिनेट किसी भी मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी करवा सकता है। इसी के अंदर हम देखेंगे सेक्शन 441 ए प्रतिभुओं द्वारा घोषणा। इसमें एवरी पर्सन को जो कि बेल पर एक्यूज्ड पर्सन्स के रिलीज किए जाने के लिए जो भी श्योरिटीज है वो कोर्ट के समक्ष ऐसे पर्सन्स के बारे में डिक्लेयर करेगा जिसके लिए उसने श्योरिटी दी है और जिसके अंतर्गत वो एक्यूज्ड भी है, जिसके अंतर्गत जो भी रिलीवेंट पर्टिकुलर दी जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 442 अभिरक्षा से उन्मोचन। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जितनी जल्दी होगा बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया जाता है उतनी ही जल्दी उस पर्सन को जिसे अपेयर करने के लिए ये बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया है उसे रिलीज कर दिया जाता है। और यदि वह पर्सन जेल में हो तब उसकी जो भी बॉन्ड एक्सेप्ट की गई है तब उसे ऑफिसर इंचार्ज इन जेल का उसे छोड़ देने के लिए रिलीज करने के लिए ऑर्डर जारी करेगा और जो भी ऑफिसर्स होंगे उस ऑर्डर के प्राप्त होने पर उसे रिलीज कर देगा। सेक्शन 2 के अंतर्गत जो सेक्शन 436 और सेक्शन 437 के अंतर्गत किसी ऐसे पर्सन्स को रिलीज करने के लिए नहीं समझी जाएगी जिसे कि डिटेन किए जाने के लिए लायबल है और जो भी उसके संबंध में बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन 443 जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति।
सेक्शन के अंतर्गत यदि फ्रॉड या मिस्टेक के रीज़न से यदि इनसफिशिएंट श्योरिटी यदि एक्सेप्ट कर ली जाती है, यदि बाद में वह इनसफिशिएंट हो जाता है, तब ऐसे में जो भी कोर्ट या डायरेक्ट देते हुए अरेस्ट का वारंट जारी कर सकता है कि जो भी बेल पर रिलीज्ड पर्सन्स है उसके समक्ष उसे प्रेजेंट किया जाए और उसे सफिशिएंट श्योरिटी देने का ऑर्डर दे सकती है और उसके ऐसा करने में डिफ़ॉल्ट रहने पर उसे जेल के हैंडओवर कर सकती है, कमिट कर सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 444 प्रतिभूओं का उन्मोचन। सबसेक्शन 1 के अंतर्गत बेल पर रिलीज किए गए पर्सन्स के अपेयर्स और उसके प्रेजेंट के लिए श्योरिटीज में से होल या फिर कुछ बॉन्ड के या फिर होल या फिर वहां तक कि जहां तक कि एप्लीकेंट से रिलेटेड है वो उसे डिस्चार्ज किए जाने के लिए किसी भी समय मजिस्ट्रेट से एप्लीकेशन कर सकता है। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत ऐसे एप्लीकेशन किए जाने पर मजिस्ट्रेट यह डायरेक्ट दे सकता है कि उसे अरेस्ट का वारंट जारी करेगा और ऐसे रिलीज किए गए पर्सन्स को उसके समक्ष प्रेजेंट करेगा। सबसेक्शन 3 के अंतर्गत वारंट के परसुएट ऐसे पर्सन्स को अपेयर होने के लिए उसे वॉलेंट्री सरेंडर करने पर मजिस्ट्रेट बॉन्ड के या फिर होल या फिर वहां तक कि जहां तक एप्लीकेंट से रिलेटेड है वो डिस्चार्ज करने के लिए डायरेक्ट देगा और ऐसे पर्सन्स से वह रिक्वायर करेगा कि वो कोई अदर श्योरिटीज दे। यदि वह ऐसा करने में अगर डिफ़ॉल्ट रहता है तो उसे जेल में कमिट कर सकता है। सेक्शन 445 मुचकले के बजाय निक्षेप। इस सेक्शन के अंतर्गत जब किसी पर्सन से कोर्ट या फिर ऑफिसर्स उन श्योरिटीज विथ श्योरिटी या फिर विदाउट श्योरिटी बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वायर किया जाता है, तब ऐसे में कोर्ट या फिर ऑफिसर्स उस कंडीशन में जब वह बॉन्ड जो एग्जीक्यूट किया गया है वो बिहेवियर के लिए नहीं है और उसे ऐसे बॉन्ड एग्जीक्यूट के बदले में उतनी अमाउंट या फिर जितनी की गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट पर जितनी की वह कोर्ट या फिर ऑफिसर्स फिक्स्ड करे निक्षिप्त करने की अनुज्ञा दे सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 446 प्रक्रिया जब बंद पत्र संप्रतः कर लिया जाता है। कि सबसेक्शन 1 के अंतर्गत इस कोर्ट के अंतर्गत कोई भी बॉन्ड किसी भी कोर्ट के पास में अगर अपेयर किया गया है या फिर उस प्रॉपर्टी के लिए प्रोड्यूस किया गया है और वो कोर्ट या फिर किसी भी अदर कोर्ट को अगर ये केस जो है वो अगर ट्रांसफ़र कर दिया गया है और वो सेटिस्फाइड हो जाता है और ये साबित कर दिया जाता है तो वो जो बॉन्ड होता है वो फॉरफिटेड हो चुका है। इसके अलावा इस कोर्ट के अंतर्गत जो भी अदर बॉन्ड जो उस कोर्ट को जिसके द्वारा ये बॉन्ड लिया गया था ऐसे किसी भी कोर्ट को या फिर उस जो मामला जिसे ट्रांसफ़र किया गया था वो अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के किसी भी कोर्ट को यदि सेटिस्फाइड रूप से यह साबित कर दिया जाता है तो जो बॉन्ड होता है वो फॉरफिटेड हो चुका है। इसके अंतर्गत कोर्ट ऐसे जो एविडेंस के बेस्ड के आधार पर उसे रिकॉर्ड करेगा और ऐसे जो बॉन्ड के लिए उसे बाइंड किसी भी पर्सन से ये रिक्वायर करेगा कि वह उसकी पेनल्टी दे और वो कॉजेस को ये शो करे कि वो उसकी पेनल्टी क्यों नहीं देगा। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत यदि सफिशिएंट कॉज दर्शित नहीं किया जाता है और ऐसे में पेनल्टी नहीं दी जाती है तो जो कोर्ट होगी उसकी रिकवरी के लिए वो प्रोसीड कर सकेगा, मानो कि वो पेनल्टी इस कोर्ट के अंतर्गत उसके द्वारा इम्पोज्ड फाइन के रूप में हो। प्रोवाइजो में ये कहा गया है कि जहां पर ऐसी पेनल्टी नहीं दी जाती है और पहले से अगर वसूल नहीं की जाती है तो वहां पर जो भी श्योरिटी के रूप में इस प्रकार से बॉन्ड पर्सन उस कोर्ट के ऑर्डर से जो कि पेनल्टी की वसूली का ऑर्डर करता है वो सिविल जेल के इम्प्रिजनमेंट से जो कि 6 मास तक की हो सकती है पनिशेबल होगा। सेक्शन 3 के अंतर्गत कोर्ट ऐसा करने के अपने रीजंस को रिटर्न करने के पश्चात उल्लेखित शासित के किसी भी प्रभार का परिहार और केवल उसी पार्ट के पेनल्टी के पेमेंट में वो परिवर्तन कर सकता है। सबसेक्शन 4 के अंतर्गत जहां पर बॉन्ड के लिए कोई भी श्योरिटीज बॉन्ड के फॉरफिटेड होने के पहले ही मर जाता है वहां उसकी स्टेट बॉन्ड के बारे में एवरी लायबिलिटी उससे डिस्चार्ज हो जाएगी। सेक्शन 5 के अंतर्गत जहां पर कोई पर्सन जिसने कि सेक्शन 106, सेक्शन 117 और सेक्शन 360 के अंतर्गत श्योरिटी दी गई है, अगर किसी ऑफेंसेस के लिए अगर कन्विक्टेड किया जाता है जिसे करने का उसके बॉन्ड की या फिर उसके बॉन्ड के अगेंस्ट में सेक्शन 448 के अंतर्गत यदि बॉन्ड एग्जीक्यूट की जो कंडीशन को अगर वो ब्रेक होता है वहां पर जो कोर्ट की जजमेंट है जिसके द्वारा उसे इस ऑफेंसेस के लिए कन्विक्टेड किया गया था यदि सर्टिफाइड कॉपी उसके श्योरिटीज या फिर सिक्योरिटी के अगेंस्ट में इस सेक्शन के अधीन किसी भी प्रोसीडिंग्स में एविडेंस के रूप में उपयोग में ला सकती है और यदि ऐसे सर्टिफाइड कॉपी इस प्रकार से उपयोग में लाई जाती है तब उसके जो भी प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता तो कोर्ट जो होगी वो उस उपधारणा के लिए ऐसे ऑफेंसेस के द्वारा उसके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन 446A बंद पत्र और जमानत पत्र पर रद्दकरण। सेक्शन 446 के विदाउट प्रीजुडिस प्रोविजन जहां इस कोर्ट के किसी भी बॉन्ड के किसी भी केस में प्रेजेंट होने के लिए उसके कंडीशंस को भंग करने के कारण उसका फॉरफिटेड हो जाता है।
हाँ, फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत ऐसे पर्सन द्वारा एग्जीक्यूट बॉन्ड तथा उसके केस में ऐसे श्योरिटीज द्वारा एग्जीक्यूट एक या अधिक बॉन्ड भी यदि कोई हो तो वो कैंसिल हो जाएगा। बी क्लॉज के अंतर्गत यदि कोई पर्सन उस केस में केवल अपने ही बॉन्ड पर रिलीज नहीं किया जाएगा यदि पुलिस ऑफिसर्स या फिर कोर्ट जिसके समक्ष उसे अपेयर होने के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था यदि वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि बॉन्ड के कंडीशंस का उसने पालन करने में असफल रहा, फेल हुआ है, तो ऐसे में जो बॉन्ड से बाइंड जो पर्सन्स है के पास में कोई भी पर्याप्त कॉज नहीं था। के प्रोवाइजो में कहा गया है इस कोड के अंतर्गत कोई भी अदर प्रोविजंस के होते हुए भी अगर उस केस के कंडीशन में यदि उसे रिलीज कर सकता है तब वह ऐसे किसी भी अमाउंट के लिए कोई भी एक न्यू पर्सनलाइज्ड बॉन्ड जो है वो एग्जीक्यूट कर दे और एक या फिर उससे अधिक श्योरिटीज से जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करा दे, तो जो पुलिस ऑफिसर्स और जो कोर्ट होगी अगर वो उससे सेटिस्फाइड होते हैं तो। नेक्स्ट सेक्शन 447 प्रतिभू के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बंधपत्र का संप्रहण हो जाने की दशा में प्रक्रिया। जब इस कोड के अंतर्गत बॉन्ड का कोई भी श्योरिटीज यदि इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर डाइड हो जाता है, जब किसी भी बॉन्ड का सेक्शन 446 के प्रोविजंस के अंतर्गत फॉरफिटेड हो जाता है, तब वह कोर्ट जिसके ऑर्डर से ऐसे बॉन्ड लिया गया था वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उस पर्सन को जिसे ऐसे किसी भी श्योरिटीज मांगी गई थी वह ऑर्डर दे सकता है कि वह उस ऑर्डर के जो डायरेक्शंस के अनुसार कोई भी प्रतिभूति श्योरिटीज दे और ऐसे किसी भी श्योरिटीज ना दिए जाने पर जो कोर्ट होगा या मजिस्ट्रेट ऐसे किसी भी प्रोसीडिंग कर सकता है मानो उसके मूल जो ऑर्डर के अनुरूप ही वह किया गया है। सेक्शन 448 अव्यक्त से अपेक्षित बंधपत्र। यदि बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए किसी कोर्ट या फिर ऑफिसर्स द्वारा रिक्वायर्ड पर्सन यदि माइनर है तो कोर्ट या फिर ऑफिसर उसके बदले में केवल श्योरिटीज या फिर सिक्योरिटी के द्वारा एग्जीक्यूट बॉन्ड एक्सेप्ट कर सकता है। सेक्शन 449 इसके अंतर्गत सेक्शन 446 के अधीन ऑर्डर से अपील। इस सेक्शन के अंतर्गत सेक्शन 446 के अधीन किए गए सभी ऑर्डर्स की निम्नलिखित को अपील होगी। इसके फर्स्ट के अंतर्गत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए ऑर्डर की कंडीशन में सेशन जजेस के द्वारा, सेकेंड पॉइंट के अंतर्गत सेशन कोर्ट के द्वारा किए गए ऑर्डर्स की कंडीशन में वे कोर्ट जिसे कि कोर्ट द्वारा किए गए ऑर्डर्स की अपील होती है। नेक्स्ट सेक्शन 450 कुछ मुचलकों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने का निर्देश देने की शक्ति। इस सेक्शन के अंतर्गत हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट किसी भी मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दे सकता है कि वह उस लेवी ऑफ अमाउंट करे जो ऐसे हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में अपीयरेंस और अटेंडेंस होने के लिए किसी भी बॉन्ड पर ड्यू है। इसके साथ ही हमारा आज का चैप्टर यही समाप्त होता है। आई होप कि आपको कंटेंट समझ में आया होगा। थैंक यू।